हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी तक हमने जो हमारे इस चैनल के ऊपर जो वीडियोस देखे वो कौन कौन से वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। हम हमारे इस चैनल पर कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। जैसे देखिए, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि आपके सिलेबस के अंदर जो अभी आपके रीड के प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो इसके अंदर आपके अधिगम की जो सबसे बड़ी यूनिट थी ना, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी थी? आपकी अधिगम थी, है ना। तो हमने क्या किया, हमने अधिगम के अभी तक दिए देख लिया, हमने अधिगम का अर्थ देख लिया, अधिगम की परिभाषा देख ली, और अधिगम के अर्थ, परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक भी देख लिए हमने। ठीक है ना। प्रभावित करने वाले जो कारक है, प्रभावित कारक, प्लस हमने क्या देख लिया, प्रभावित कारक के बाद हमने एक देखा अधिगम की प्रक्रिया। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि उस समय अधिगम की प्रक्रिया जो हमने पढ़ी थी वो केवल एक वैज्ञानिक यानी डिशेल नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो अधिगम की प्रक्रिया दी थी, केवल वो प्रक्रिया हमने देखी थी अधिगम की, जो कि उन्होंने 5 सोपान दिए थे उनके, है ना। तो उसके बाद क्या है कि ये उसके अधिगम की प्रक्रिया के बाद हमने जारी रखा था अपने अधिगम के सिद्धांत। क्या जारी रखे थे हमने? अधिगम के सिद्धांत। तो फाइनली क्या हुआ कि अधिगम के हमने कम से कम 13 या 14 सिद्धांत पढ़ने के बाद, यानी कि ये देख लीजिए, आपकी टीचर लाइन में चाहे आप सीटेट दीजिए, चाहे आप रीट दीजिए, टेट दीजिए, यूपी टेट, एमपी टेट, डीएसएसबी, जितने भी एग्जाम्स है आपके टीचर से लाइन से रिलेटेड, तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर आपके अधिगम के जितने भी सिद्धांत थे, चाहे आपके थॉर्नडाइक का हो, स्किनर का हो, जेरोम ब्रूनर का हो, पावलोक का हो, वर्दिमर कोफका कोलर का हो, चाहे कर्ट लेविन का हो, आसुबेल का सिद्धांत हो, बांडोरा का सिद्धांत हो, या फिर जीन पियाजे का सिद्धांत हो, एम गेने का सिद्धांत हो, जितने भी सिद्धांत है हमने सारे सिद्धांत, हमने 13-14 जितने भी सिद्धांत है सारे सिद्धांत देखे। साथ में उन सभी सिद्धांतों के सामने हमने क्या देखा, उन सभी सिद्धांतों के साथ हमने शैक्षिक निहितार्थ देखा। ठीक है ना। वो शैक्षिक निहितार्थ क्या बताते थे, क्या देखा था हमने साथ में? शैक्षिक निहितार्थ। वो शैक्षिक निहितार्थ क्या बताते थे? वो शैक्षिक निहितार्थ बताते थे कि अगर जो 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 सिद्धांत दिया हुआ है, जो वैज्ञानिक ने जो भी सिद्धांत दिया है, ठीक है ना, तो एक शिक्षक उन बालकों पर वो कैसे प्रयोग कर सकता है, यानी कि वो अधिगम करवाते समय, जब कोई शिक्षक बालक को अधिगम कराता है, तो उन सिद्धांतों को कैसे उपयोग करेगा बालक के ऊपर, ताकि वो बालक उस ज्ञान से अच्छा अधिगम कर सके। तो उसी को ध्यान में रखते हमने शैक्षिक निहितार्थ भी कर लिया। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए, ये सब पढ़ने के बाद, है ना, इन सब पढ़ने के बाद आपके एक डिटेल के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है अधिगम की प्रक्रिया। तो आज हम केवल इस पूरे एक वीडियो के अंदर अधिगम की प्रक्रिया, जो एक टॉपिक है आपका अलग से दिया हुआ है सिलेबस में, अब लिखा हुआ है अधिगम की प्रक्रिया। ठीक है ना। अधिगम की प्रक्रिया, ये एक आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया हुआ है। अधिगम की प्रक्रिया अलग से टॉपिक है। तो इस पूरे टॉपिक को आज हम केवल एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में ये वीडियो आपका जो अधिगम की प्रक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का जो अधिगम की प्रक्रिया होगी, इससे ज़्यादा की नहीं है। ठीक है ना। तो आप चाहे तो उसे 1.25 के मल्टीप्लाई पर भी देख सकते हैं। तो अधिगम की प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, अधिगम तो आप सभी जान चुके हैं, यानी कि आपके व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन होता है किसी बालक के या फिर किसी भी इंसान के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो वह कहा जाता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आने से उसने वो कुछ चीज सीखी है। तो सीखी है तो यानी कि वो क्या हो गया कि यानी वो उसका अधिगम हो चुका है। ठीक है ना। अब क्या है कि अधिगम की प्रक्रिया के बारे में अगर हम जाने, तो अधिगम की प्रक्रिया के रूप में आप कैसे जान सकते हैं? हम ये जान सकते हैं ऐसे कि जब किसी व्यक्ति का अगर व्यवहार में परिवर्तन हुआ है ना, अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, तो वो कैसे हुआ है, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन होने तक की प्रक्रिया के पहले जितने भी प्रोसेस हुए होंगे, मान लीजिए कि उसने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसके बीच में कई कठिनाइयां भी आई होगी, उसके सामने कई विकल्प भी आए होंगे, तो उसने कई विकल्पों में से केवल एक सही विकल्प का चयन किया होगा। उसके बाद उसने उस सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद वो अपने लक्ष्यों पर पहुंचा। उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। ठीक है ना। तब जाके उसका अधिगम हुआ। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि आपके एक अधिगम होने तक, यानी व्यवहार में परिवर्तन होने तक आपको कई तरह के रास्तों से गुजरना होता है। तो उस सभी चीजों को आप क्या कहते हैं, उनको ये कहते हैं कि ये अधिगम की आपकी प्रक्रिया के सोपान है। ठीक है ना। अधिगम की प्रक्रिया के सोपान है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो स्मिथ वैज्ञानिक है ना, कौन से? स्मिथ वैज्ञानिक। वे स्मिथ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया के अंदर पहला सोपान वे मानते हैं कि अभिप्रेरक। ठीक है ना। अभी एक्चुअल में अभिप्रेरक होता क्या है? ठीक है ना। अभिप्रेरक क्या होता है? अभिप्रेरक ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आप अगर रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये मालूम है कि, है ना, अभिप्रेरक के अंदर अगर उस अभिप्रेरक के तौर पे देखें तो आपको ये मालूम होगा कि आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो आपको उस प्रिपरेशन के लिए या तो आपको उत्तेजित कर रही होगी। यानी कि आप यूं मान सकते हैं, या तो आपकी कोई आवश्यकता है, यानी कि आवश्यकता क्या होती है, एक तो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है पैसों की आवश्यकता। ठीक है ना। तो
क्या होगा कि अगर आपको रोजगार मिलेगा तो आपकी जो पैसों की जितनी भी दिक्कत हो रही है या फिर आपकी इनसिक्योरिटी जितनी है जॉब की, वो इनसिक्योरिटी आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, उस इनसिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि आपको जो उत्तेजित कर रहा है, जो आपको उत्प्रेरित कर रहा है वहां तक पहुंचने का जो उत्प्रेरक है ना, अभिप्रेरक या उत्प्रेरक बोल सकते हैं आप इसे। तो उत्प्रेरक क्या है, आपकी रीट का, उस रीट क्लियर करने का सबसे बड़ा उत्प्रेरक ये है कि आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होगी, यानी कि आपके पास लाइफ सिक्योरिटी होगी, इसलिए आप वहां तक पहुंचने के लिए इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप क्या कह सकते हैं, इसे अब क्या नाम दिया गया, इसे अभिप्रेरक नाम दिया गया। और स्मिथ ये कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभिप्रेरक सबसे बड़ा तत्व होता है। कैसे, इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप यूं ले सकते हैं कि किस एग्जाम्पल में आप पे ही ले लेता हूं, मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि आप कोई भी क्रिया करते हैं ना, कोई भी क्रिया, तो उसमें क्या होता है कि है ना, हम कोई भी क्रिया, मतलब ये मान लीजिए कि हम कोई भी क्रिया करने के लिए तैयार कब तक नहीं होते हैं, जब तक तैयार नहीं होते हैं जब तक वो क्रियाओं की आवश्यकता हमारी पूरी हो चुकी है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि अगर आपकी कोई चीज आपके पास पहले से है ना, तो आप किसी दूसरी चीज को पाने के लिए इतना प्रयास नहीं करेंगे। अगर आपको ये लाइन टिपिकल लगी है तो मैं इसको आप शॉर्ट तरीके से, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझा सकता हूं कि मान लीजिए कि आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, ठीक है, आपके अंदर ये मान लीजिए कि आपके अंदर योग्यताएं हैं, ठीक है, आपको टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, आपको समय और टाइम टू टाइम आपको हर चीज जगह की जगह मिल रही है ना। तो आप क्या करेंगे कि आप आपके जो दूसरी आवश्यकता है ना, अगर आपको कहीं लक्ष्य पर पहुंचना है, मान लीजिए किसी हाई लेवल पे पहुंचना है, तो आपकी ये सारी आवश्यकताएं तो पहले ही पूरी हो रही है, ठीक है ना। आपकी सिक्योरिटीज आपकी पूरी हो रही है, आपको टाइम टू टाइम भोजन मिल रहा है, आपको हर चीज समय के समय जगह की जगह मिल रही है, तो आप वहां तक जाने की कोशिश ही क्यों करेंगे। जब आपके पास सारी चीजें की अगर पूर्ति हो रही है तो आप वहां तक क्यों कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार ये स्मिथ कहते हैं कि इंसान, अगर कोई अभिप्रेरक होता है ना, इंसान सबसे ज्यादा प्रयास कब करता है, यानी कि उसकी कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति बाकी है, आप रीड के लिए प्रयास क्यों कर रहे हैं, यानी कि आपकी इनसिक्योरिटी, यानी कि आपकी इनसिक्योरिटी को आप सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप जो सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जितने भी प्रयास कर रहे हैं तो वो सारे प्रयास किसके अंदर काउंट होंगे, आपके अधिगम की प्रक्रिया के अंदर आपके वे प्रयास काउंट होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि अभिप्रेरक या उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो एक मान लीजिए क्या होते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि किसी भी चीज के यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका प्रथम सोपान हो गया है। कौन सा सोपान हो गया, आपका प्रथम सोपान कहलाएगा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है। दूसरा आप क्या दे सकते हैं, दूसरा होता है आपके पास लक्ष्य। क्या होता है, लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है, ये तो आप अच्छी तरह बखूबी जानते हैं लक्ष्य क्या होता है, क्योंकि आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य है उस एग्जाम को क्रैक करना, ताकि आप उस एग्जाम को क्रैक करके आपके जो आप अचीवमेंट चाहते हैं, या फिर आप जो एक खुशी चाहते हैं आपके अंदर से, जो आप खुद के सेल्फ डिपेंड जो होना चाहते हैं, एक अच्छे तरीके से जो जॉब सिक्योरिटी आप लेना चाहते हैं, वो आपका लक्ष्य है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को वहां तक पहुंचने के लिए, यानी कि किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना होता है, ताकि वो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक निश्चित दिशा में प्रयास कर सके, उस निश्चित दिशा तक प्रयास करते करते वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। इसलिए दूसरा सोपान क्या बताया इन्होंने, लक्ष्य आपका दूसरा सोपान रखा गया, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे इन्होंने तीसरा सोपान कौन सा रखा, कठिनाई एवं बाधाएं, ठीक है ना। कठिनाई एवं बाधाएं, कठिनाई एवं बाधाएं। अब ये कठिनाई एवं बाधाएं क्या होती है एक्चुअल में, ये भी मैं आपको आपके एग्जांपल पे बता सकता हूं। कैसे, ऐसे बता सकता हूं कि आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, ठीक है ना, आप कर रहे हैं किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन। अब कौन से एग्जाम की, तो आप भी जानते हैं, आप चाहे रीट की कर रहे हैं, सीटेट करें, टेट करें, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे आप आईएएस करें, आईपीएस करें, एनी एग्जाम, आप जिसकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी कठिनाई का सामना क्या करना पड़ रहा है, सबसे बड़ी कठिनाई का सामना तो यह है कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है, चाहे आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, लेकिन एक्चुअल में सबसे बड़ी कठिनाई सभी के लिए यही है कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं ना, वहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे बड़े जो रास्तों में रुकावट होती है वो ताने होते हैं, प्लस आपके कई खुद के कुछ नेगेटिव विचार खुद में भी आते हैं, ठीक है ना। कुछ इनसिक्योरिटीज भी होती है, कुछ प्रेशर्स भी होते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हमें वहां तक पहुंचने के लिए बीच में रोकने का प्रयास करती है, ताकि आप वहां तक पहुंचने के लिए आप वहीं पर ही रुक जाएं, उससे वहां तक आगे ना बढ़ पाए, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं, कठिनाई में बाधाएं क्या हो गई, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीच में उत्पन्न करती है, ताकि, और ये होना भी जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी चीज है जो चीज आप पाना चाहते हैं, अगर आप उस चीज को आसानी से ले लेंगे ना, तो आप उस चीज की वैल्यू नहीं समझेंगे,
ठीक है ना। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप मान लीजिए रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसा हो, बाय चांस ऐसा हो कि गवर्नमेंट ये बोल दे कि जिसके भी ये बोलते हैं कि मार्क्स अच्छे आए हुए, मान लीजिए मैट्रिक में, 10th में, 12th में जिसके मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, तो उनको मेरिट बेस पर सिलेक्शन दे देंगे, या फिर यूँ कह लीजिए कि जितने भी बच्चे हैं सबको एक साथ जॉब दे दी, ठीक है ना। अब क्या होगा कि वे उस चीज़ की अहमियत नहीं समझेंगे, ठीक है ना। अब अगर अहमियत नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है आप उस चीज़ के लिए उतने प्रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप जितने तपके, मतलब वो कहते हैं ना कि लोहा जितना आग में तपता है ना उतना ज़्यादा मजबूत बनता है, ठीक है ना। उसी तरह क्या है कि जितना आप तपके निकलते हो ना, जितना आप तपके खुद को निकालोगे ना, उतना ही बड़ा आप ये मान लीजिए कि एक अलग ही चीज़ निकल के आएगी। इसलिए क्या बोलते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितनी बीच में बाधाएं होती है वो अच्छी भी होती है, ताकि आप में जो व्यवहार में जो परिवर्तन होगा ना वो ऐसे तरीके से होगा कि आपके पहले वाले व्यवहार में और उन कठिनाइयों को पार करने के बाद आपका जो बिहेवियर होगा वो सारी चीज में बिल्कुल रात और दिन का फर्क होगा दोस्तों। ये आप खुद के अनुभव से भी जान सकते हैं, खुद के एक्सपीरियंस आपने लिए भी होंगे जिंदगी में, ठीक है ना। उसके बाद ये देख लीजिए, इन तीनों के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं। ये तो आपके स्मिथ ने बता दिया आपकी 3 प्रक्रियाएं। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं। कौन से वैज्ञानिक? वो साइंटिस्ट थे आपके डिशेल नामक वैज्ञानिक। कौन थे साइंटिस्ट थे? वे डिशेल थे। अब ये डिशेल का क्या है कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने 5 सोपान बताए थे। कुल कितने सोपान बताए थे दोस्तों? मेरे दोस्तों इन्होंने कुल टोटल 5 सोपान बताए थे। 5 सोपान एक्चुअल में क्या है कि हमने अधिगम की जो अर्थ परिभाषा और प्रभावित करने वाले कारक के बाद हम अधिगम की प्रक्रिया पढ़ चुके थे और उसके अंदर हम डिशेल के 5 सोपान देख चुके थे, ठीक है ना। तो आज इस वाले प्रक्रिया के अंदर जो आपका जो टॉपिक है एक अधिगम की प्रक्रिया, तो उसके अंदर हम डिशेल जो वैज्ञानिक हैं इनका 5 सोपान देखते हैं। इन्होंने पहले सोपान पर इन्होंने क्या रखा था? इन्होंने पहले सोपान पे ये रखा था कि किसी भी बालक का प्रथम सोपान क्या होगा? सबसे पहला प्रथम सोपान होगा अभिप्रेरक या उत्प्रेरक। प्रथम सोपान क्या होगा आपका? अभिप्रेरक या उत्प्रेरक। तो दोस्तों क्या है कि देखिए आपका पहला सोपान क्या हो गया? अभिप्रेरक या उत्प्रेरक। यानी कि अब ये जो क्या हो गया? अभिप्रेरक व्यक्ति हो गया। कौन हो गया? कि एक व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। एक्चुअल में अभिप्रेरक या उत्प्रेरक कौन हो गया? यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है ना। वो एक व्यक्ति कैसे है? क्योंकि एक व्यक्ति ही किसी लक्ष्य तक पहुंचेगा ना, तो जो व्यक्ति जो लक्ष्य तक पहुंचेगा ना, तो उसके लिए अभिप्रेरक कौन सा हो गया? यहाँ पर उत्प्रेरक वो व्यक्ति खुद हो गया, ठीक है, क्योंकि वो खुद इस चीज वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास करेगा। इसलिए यहाँ पर अभिप्रेरक कौन हो गया? आपका व्यक्ति, ठीक है ना। दूसरे सोपान में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि मार्ग में बाधाएं, ठीक है ना, मार्ग में बाधाएं। दूसरा इन्होंने क्या बताया? आपका मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधाएं, ठीक है ना, मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधाएं। अब मार्ग में बाधाएं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्मिथ ने भी बताया कि मार्ग में जो भी बाधाएं, जितनी भी कठिनाई होती है वो एक्चुअल में अच्छी होती है। अच्छी क्यों होती है? क्योंकि वो किसी भी व्यवहार में जो आपका परिवर्तन होगा ना वो आपको अलग निखार के देगा वो, ठीक है ना। वो क्यों निखार के देगा ये भी आप जानते हैं। अगर आपको कोई चीज सीधी सीधी मिलेगी तो आप सीधी बात है उसको आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन किसी चीज को आपने मेहनत करके या फिर बहुत ज्यादा तपस्या करके उस चीज को अगर आपने अर्न किया है ना, कमाया है ना, तो आप उस चीज की वैल्यू उतनी ज्यादा करेंगे कि आपकी नजर में आपकी वैल्यू उस चीज की वैल्यू इतनी होगी कि अगर कोई उस चीज के खिलाफ अगर कुछ अंगुली भी उठाने का प्रयास करेगा ना, तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपने आपके हक से, आपकी मेहनत से उस चीज को कमाया है, ठीक है ना। इसलिए क्या कहते हैं कि मार्ग में बहुत सारी बाधाएं होती है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितनी बाधाएं, उन्होंने क्या बताया? दूसरे सोपान में मार्ग में बाधाएं। जब तीसरे सोपान में इन्होंने क्या बताया? विभिन्न अनुक्रियाएं। क्या बताया आपके तीसरे सोपान में? विभिन्न अनुक्रियाएं। बाधाओं के बाद क्या आ गया आपका? विभिन्न अनुक्रिया। विभिन्न अनुक्रिया कैसे हो गया कि आप किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ना वो बहुत सारी अनुक्रिया करेंगे। बहुत सारी अनुक्रिया से मतलब क्या है? बहुत सारी अनुक्रिया से मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप बहुत सारी अनुक्रिया कर रहे हैं। कैसे अनुक्रिया? आप कभी किस बुक से पढ़ रहे होंगे, आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे, बुक से भी पढ़ रहे होंगे, आप प्रैक्टिस पेपर्स भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब कई बार आप किसी मतलब ये मान लीजिए कि फ्रेंड्स से के पास जाके भी उसके घर जाके किसी न किसी तरह का स्टडी मटेरियल कहीं से ला रहे होंगे, बाहर से कहीं से आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। दूसरों से डिस्कस करके आप ये मटेरियल डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें करके क्या है कि आप कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी क्या हो गई? आपकी विभिन्न अनुक्रियाएं हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने चौथे सोपान में बताया इन सभी विभिन्न अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चयन करना, ठीक है ना। सही अनुक्रिया का चयन करना। सही अनुक्रिया कैसे? सही अनुक्रिया आप यूं कह सकते हैं, विभिन्न अनुक्रियाएं जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो जगह जगह से आप जो मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, आप ऑनलाइन मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, आप ऑफलाइन ले रहे हैं, दोस्तों से ले रहे हैं, या फिर आप कोचिंगों से ले रहे हैं, या बाहर जाके कहीं से ले रहे हैं, कहीं से भी आप स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं आपका,
उन सब में से आप एक सही अनुक्रिया देख रहे हैं, यानी कि कौन सा एक बेस्ट ऐसा मटेरियल है जो आपको वहां तक केवल एक ही मटेरियल ऐसा है जिसको आप 10 बार पढ़ लो, ताकि आप उस वहां तक उस जो आपका जो एक पर्टिकुलर गोल है आप वहां तक पहुंच सको, आप उस एग्जाम को क्रैक कर सको। तो उन सब विभिन्न अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चयन कर उसे उत्तेजना से जोड़कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना। किसकी? पांचवें आ गया आपका उद्देश्यों की प्राप्ति। उद्देश्यों की प्राप्ति यानी क्या हो गया? यह आपका अंतिम प्रयास, यानी कि आप निश्चित रूप से अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। तो दोस्तों आपका क्या है कि डिशेल के अंदर, डिशेल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 5 सोपान बता दिए। 5 सोपान जो आपके लिखे हैं, आपके कौन कौन से हो गए? अभिप्रेत व्यक्ति, मार्ग में बाधाएं, विभिन्न अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चयन कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचना, ये आपका डिशेल नामक वैज्ञानिक ने होता है। अब यहां पर इनका शैक्षिक निहितार्थ, अधिगम की जो प्रक्रिया, इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या निकालते हैं? इनका शैक्षिक निहितार्थ ये निकालते हैं कि ये सभी वैज्ञानिक मिलकर ये कहते हैं कि किसी भी शिक्षक को, या आप यानी शैक्षिक निहितार्थ के रूप में देख सकते हैं, शैक्षिक निहितार्थ के रूप में क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं किसी भी शिक्षक को अगर बालक को, उसको अगर कोई भी शिक्षक ये चाहता है कि बालक जैसा वह चाहे वैसा वहां तक लक्ष्य तक पहुंचे, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको बालक को सबसे पहले तो उसके सामने समस्या उपस्थित करनी चाहिए। यानी कि एक क्या है कि बालक, उसके पास जो हो गया वो एक उत्प्रेरक के रूप में हो गया। कैसा हो गया? एक उत्प्रेरक के रूप में, अभिप्रेरक के रूप में हो गया, ठीक है ना, अभिप्रेरक के रूप में हो गया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए? उसके सामने एक खोज वाली, यानी कि एक समस्या उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है ना, उसके सामने समस्या प्रकट करें, ठीक है, समस्या प्रकट करें। अब समस्या प्रकट करोगे तो उसे क्या है कि उसे विभिन्न अनुक्रिया करने का अवसर दें। क्या करना है? उसे विभिन्न अनुक्रिया का अवसर दें। कैसे? विभिन्न अनुक्रिया का अवसर देना, ठीक है ना, विभिन्न अनुक्रिया का अवसर प्रदान करना। अब क्या है कि वो जब विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा ना, तो आप एक शिक्षक क्या करेगा? जब इतनी सारी कोई स्टूडेंट आपके सामने इतने सारे प्रयास, इतनी मेहनत कर रहा है वहां तक पहुंचने के लिए, तो आप क्या करेंगे? उसकी इतनी सारी मेहनतों के अंदर एक सही मेहनत, यानी कि एक सही मार्गदर्शन करके उसे एक सही रास्ता बताएंगे, यानी कि एक सही अनुक्रिया आप उसे मार्गदर्शन के रूप में देंगे, यानी सही अनुक्रिया या एक सही मार्गदर्शन देंगे, ठीक है ना, सही मार्गदर्शन देंगे। ये करने से क्या होगा? अगर आपके एक सही मार्गदर्शन से अगर वो स्टूडेंट आपके अपने उस उद्देश्य, अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो ये कहा जाएगा कि उस बालक ने जो अपना उद्देश्य, जो लक्ष्य निर्धारित किया था वहां तक पहुंच चुका है। यानी कि उसके अधिगम की प्रक्रिया के अंदर उसने जितने भी अपने स्टेप अपनाए थे, उस अधिगम तक पहुंचने के लिए उसके अंदर जो वहां पर पहुंचने का व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उन सभी के लिए आपका उत्तरदायी कौन हो गया? वो शिक्षक हो गया, क्योंकि उसने विभिन्न अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया, सही मार्गदर्शन देकर उसे वहां तक पहुंचाने का अपना प्रयास किया। इसलिए क्या कहते हैं कि एक शिक्षक को बालक को जब ज्ञान देना होता है तो क्या करता है? सबसे पहले उसको एक खोज वाली, उसके अंदर जो एक आप यूं कह सकते हैं कि उत्तेजना पैदा करता है, खोज वाली, कि वो बालक उस चीज के प्रति उत्तेजित होए, उस चीज को सीखने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि सीखने की उत्तेजना पैदा करता है। उसके बाद जब सीखने की उत्तेजना पैदा होगी ना, तो बालक क्या करेगा? बहुत सारे प्रयास करेगा वहां तक पहुंचने के लिए, उस समस्या का हल निकालने। फिर शिक्षक उन सभी अनुक्रियाओं में से एक सही अनुक्रिया का चयन कर उसे उत्तेजना से जोड़ना, यानी कि ये थॉर्नडाइक का है कि विभिन्न अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चयन कर उसे उत्तेजना से जोड़ना ही आपका अधिगम कहलाता है। वैसे ही डिशेल ने कहा कि विभिन्न अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चयन कर बालक को अपने लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंचाना एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो दोस्तों आज इस वाले वीडियो के अंदर हमने आपके अधिगम की प्रक्रिया का जितना भी आपका पूरा एक टॉपिक था वो हमने कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया। आज जो आपका जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर आपका एक नया टॉपिक होगा, तो आप नए वाले टॉपिक के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए। मिलता है आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।